अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत पाकिस्तान ने 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवा ली है और कहा यह जा रहा है कि इस आईनी तरमीम से अदलिया के पर काट दिए गए हैं। अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर सवाल निशान खड़े हो गए हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम लाने के पीछे हुकूमत की क्या वजूहत थी और इससे अदलिया की तकर्री और उनके रिमूवल के मुतालिक जो कानून साजी है उसमें क्या तब्दीलियाँ की गई हैं। अगर हम पिछली एक डेकेड का जायज़ा लें तो हमारे सामने 3 ऐसी वजूहत आती हैं जो मौजूदा हुकूमत को मसाइल के तौर पे पेश आ रही थी। इनका हल तलाश करने के लिए 26वीं आईनी तरमीम की गई। उसमें जो सबसे पहली चीज़ हमारे सामने आती है वो ये है कि 2007 की कामयाब लॉयर मूवमेंट के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात में और उसके ओहदे की वक़्त में इजाफा। नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सो मोटो पावर्स। और नंबर 3 ऐसे बेंचेस जो हम ख्याल जजेस को मिलाकर बनाए जाए। अब ये 3 वो ऐसे मसले थे जिन्हें मद्देनज़र रखकर एक कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट पास की गई है, जिसे इंटरनेशनल फोरम्स, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हर जगह से क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। लेकिन फ़िक्र की बात नहीं है, इस अमेंडमेंट में जनरल पब्लिक के लिए भी एक क्लॉज़ ऐड की गई है। आर्टिकल 9 के साथ आर्टिकल 9 ए ऐड किया गया है जो कहता है कि आवाम को साफ़-सुथरा और सेहतमंदाना माहौल होना उनका एक बुनियादी हक बना दिया गया है। अब इस राइट को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, एक बात का मैटर है, लेकिन आपको ये फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कर दिया गया है। अर्ली मंडे मॉर्निंग तकरीबन 4:30 बजे के करीब नेशनल असम्बली से इस अमेंडमेंट को 225 वोट से और उससे गुज़िश्ता रात इतवार की रात बनती है, उस रात सेनेट से 65 वोट के साथ इस अमेंडमेंट को पास कर लिया गया और सेम डे मंडे को इसे प्रेसिडेंट की तरफ से असेंट भी मिल गई। जो ओरिजिनल फर्स्ट ड्राफ्ट था अमेंडमेंट का, उसमें तकरीबन 56 क्लॉजेज ऐड थी। इसमें वो कंट्रोवर्शियल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की क्लॉज, आर्टिकल 243 के मुतालिक जो अमेंडमेंट्स की जा रही थी वो भी ऐड थी। लेकिन अपोजिशन की तरफ से प्रोटेस्ट और जेयूआईएफ के साथ डिलिब्रेशन के बाद इन क्लॉजेस को 27 तक महदूद कर दिया गया है और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की तश्कील, जो कि मौलाना फजल रहमान का मशवरा था, उसको मान लिया गया है। अब हम इस मुद्दे की तरफ चलते हैं कि अमेंडमेंट है क्या और उससे चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट में क्या तब्दीली आई है। सबसे पहले हम चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर को समझते हैं। इस अमेंडमेंट से पहले चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट सीनियरिटी बेस पर होती थी। सीनियरिटी प्रिंसिपल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का जो भी जस्टिस मोस्ट सीनियर था उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते थे बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और वो टिल द एज ऑफ 65 चीफ जस्टिस रहता था। लेकिन 26th अमेंडमेंट के बाद अब इस प्रोसीजर को चेंज कर दिया गया। बजाय कि मोस्ट सीनियर जज को चीफ जस्टिस बनाया जाए, 3 मोस्ट सीनियर जजेस का एक पैनल बना दिया गया है और एक स्पेशल पार्लिमानी कमेटी बना दी गई है जिसके तकरीबन 12 मेंबर हैं। और इन 12 मेंबर में 8 मेंबर नेशनल असम्बली से और 4 मेंबर सेनेट से हैं। और इस कमेटी की स्ट्रेंथ को प्रोपोर्शनली फिल किया जाएगा बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ अ पार्टी इन नेशनल असम्बली। यानी ये 8 एमएनए और 4 सेनेटर मिलकर 3 सीनियर जजेस में से किसी एक जज का नाम नॉमिनेट करेंगे बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ दैट कमेटी, जो कि 8 वोट्स बनते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ दैट जज एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब इसमें मसला क्या है? मसला ये है कि जब एक जुडिशल ऑफिसर इस चीज़ पर डिपेंडेंट होगा कि एग्जेक्टिव ने उसे अपॉइंट करना है, तो वो कैसे फ्री एंड फेयर या अनबायस्ड डिसीजन मेकिंग कर पाएगा। इसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को चैलेंज किया जा रहा है। साथ ही साथ जुडिशरी के अंदर एक इनहेरेंट बायस क्रिएट हो जाएगा। पिछले 28 सालों में जो जूरिस्प्रूडेंस हमने डेवलप की अल जिहाद ट्रस्ट के अंदर, रावलपिंडी बार एसोसिएशन केस के अंदर, इसके अलावा पाकिस्तान लॉयर फोरम केस के अंदर, और साथ ही साथ जो कंसेंसस डेवलप हुआ आफ्टर मुशर्रफ कि हम जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखेंगे, इसे स्ट्रेंथन करेंगे और चीफ जस्टिस को एम्पावर किया जाएगा, इस सारे कंसेंसस को और इस सारे जूरिस्प्रूडेंस को उठा के हमने डस्टबिन में फेंक दिया है और एक नई लेजिस्लेटिव प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जिसमें हम अब एग्जेक्टिव के अंडर रखते हुए जुडिशियल ऑफिसर्स को अपॉइंट करेंगे। और साथ ही साथ इस अमेंडमेंट में ये चीज़ भी ऐड कर दी गई है कि कोई भी चीफ जस्टिस जब वो अपॉइंट हो जाएगा तो वो 3 ईयर टर्म के लिए अपॉइंट होगा। यानी वो 3 साल तक चीफ जस्टिस रहेगा, इररिस्पेक्टिव कि उसकी कितनी सर्विस बाकी थी, वो 3 साल के बाद रिटायर हो जाएगा। अगर कोई चीफ जस्टिस अपनी 3 ईयर टर्म मुकम्मल करने से पहले 65 की एज को पहुंच जाता है तो उस ऑटोमेटिकली वैसे ही रिटायर हो जाएगा। यानी 2 कंडीशंस हैं, या वो अपनी 3 ईयर की टर्म पूरी कर ले या उससे पहले वो 65 की एज को पहुंच जाए। अब तक हमने देखा कि चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर को हमने सिरे से चेंज कर दिया और स्पेशल पार्लिमानी कमेटी बनाकर हमने जुडिशरी की अपॉइंटमेंट को कम्प्लीटली एग्जेक्टिव के अंडर कर दिया है, जो पूरा इन्फ्लुएंस रख पाएगी जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के ऊपर और जुडिशरी के फैसलों के ऊपर भी। अब हम देखते हैं कि बाकी जजेस की अपॉइंटमेंट वो कैसे की जाएगी।
इस सिलसिले के लिए पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, लेकिन 26th अमेंडमेंट के ज़रिए उस कमीशन की कंपोजिशन को टोटली चेंज कर दिया गया है। जहाँ पहले जुडिशल कमीशन में जजेस की अक्सरियत थी, वहाँ पे अब नॉन जजेस को मेजॉरिटी दे दी गई। जुडिशल कमीशन के मेंबर्स में शामिल हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एज चेयरपर्सन, प्रिजाइडिंग जज, एक नया ओहदा क्रिएट कर दिया गया है प्रिजाइडिंग जज, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को लीड करेंगे। वो बतौर मेंबर होंगे इसमें 3 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये टोटल 5 जजेस हैं जो जुडिशल कमीशन का हिस्सा हैं। इसके अलावा फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, बार की तरफ से नॉमिनेटेड एक एडवोकेट, 2 मेंबर सेनेट से, 2 मेंबर नेशनल असम्बली से और एक फीमेल या नॉन मुस्लिम मेंबर जो कि क्वालिफाइड होगा टू बी अ मेंबर ऑफ सेनेट एज अ टेक्नोक्रेट। यानी जो टोटल मेंबर्स हैं जजेस के वो 5 हैं और नॉन जजेस मेंबर ऑफ दिस कमीशन आर 8 इन नंबर। यानी हमेशा हुकूमत की इसमें मेजोरिटी होगी टू अपॉइंट विद जज। और साथ ही साथ इस जुडिशल कमीशन की पावर्स पे ये भी इजाफा कर दिया गया है कि ये जजेस की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट भी करेंगे। यानी आप सोचें कि ऐसी कमीशन इसमें मेजोरिटी गवर्नमेंट के मेंबर्स की है या एटलीस्ट नॉन जजेस की है, वो मेंबर्स इवेल्युएट करेंगे जुडिशरी को जो उन्हें अपॉइंट भी कर रहे हैं। और ये इवेल्युएशन एनुअली की जाएगी और जिस जज के मुतल्लिक उनकी ये राय होगी कि इसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो उसे कुछ वक्त तक मौका दिया जाएगा। अगर वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर नहीं करता तो उसके खिलाफ रेफरेंस भेज दिया जाएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। अब ये परफॉर्मेंस से क्या मुराद है ये वो कमीशन ही बता सकती है जिसे ये मैंडेट दे दिया गया है। अब तक हमने देखा कि चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर में छेड़खानी की गई, जजेस के अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर को चेंज कर दिया गया, लेकिन जो सबसे कंट्रोवर्शियल चीज़ इस अमेंडमेंट में शामिल की गई है जो कि मुतबादल लाई गई है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जब आप ऐसी जुडिशल अपॉइंटमेंट का प्रोसेस ले आते हैं इसमें एग्जेक्टिव का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसकी इंडिपेंडेंस पर डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं। अब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि अगर वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बना पाती तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर ही एक पैरेलल कोर्ट क्रिएट कर दी है जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का नाम दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से सुपर मोटो पावर छीन ली गई, साथ ही साथ जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं वो सारे के सारे ट्रांसफ़र हो जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को। और इन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को लीड करने वाले जज को कहा जाएगा कि ये प्रिजाइडिंग जज है। और चीफ जस्टिस के इख्तियारात बस यहाँ तक रह जाएंगे कि वो आम केसेस सिविल या क्रिमिनल नेचर के जो अपील में सुप्रीम कोर्ट में आएंगे वो उनको सुन सकेंगे। यानी चीफ जस्टिस का काम सिर्फ अल्लाह दिता बनाम सरकार के दरमियान इंसाफ कराना है। वफाक और सूबों के मसाइल, इसके अलावा आइनी तशरीह का मसला, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट से छीन कर इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को दे दिया जाएगा। यानी मुल्क में एक ही वक्त में एक ही अदालत में 2 निज़ाम चलेंगे, जिससे असल मसला क्रिएट होता है जो कि है क्लैश ऑफ जुरिसडिक्शन। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एक अम्ब्रेला की तरह है और तमाम लॉज इस अम्ब्रेला के अंडर आते हैं। तो हर मैटर में, चाहे वो टैक्स मैटर्स हो, सिविल मैटर्स हो, इवन क्रिमिनल मैटर्स, उसमें कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स क्लॉजेस इन्वॉल्व हो जाती हैं। अब हर केस पे जुरिसडिक्शन की एक बहस छिड़ जाएगी कि इसे चीफ जस्टिस सुनेंगे या प्रिजाइडिंग जज सुनेगा। और साथ ही साथ कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आइन की तशरीह नहीं करनी तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हमें फ़ायदा क्या है। आज स्पेशल पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग में उन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को नॉमिनेट कर दिया बतौर चीफ जस्टिस। अब जिन 2 जजेस को सुपरसीड किया गया है, जस्टिस मंसूर अली शाह, ऑनरेबल जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, इन दोनों ऑनरेबल जजेस को सुपरसीड करने की कोई जेन्युइन वजह सामने नज़र नहीं आती। अलबत्ता जो 3 वजूहत मैंने आपको बताई थी, अगर उनको अपने ज़हन में रखा जाए तो इस अमेंडमेंट के पीछे का बैकड्रॉप आपको सारा समझ आ जाता है। अब इस अमेंडमेंट के ज़रिए से जुडिशरी मुकम्मल तौर पर एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल के अंदर आ चुकी है। कल को अगर एक ऐसा कानून पास कर दिया जाता है जिसमें कहा जाता है कि फ़लाँ शख्स या फ़लाँ नाम के लोगों को वोट का हक नहीं है, तो ये लॉ जो लेजिस्लेटर बनाएगा, ये लॉ क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के सामने जाएगा और उस बेंच में वही जजेस बैठे हुए हैं जिन्हें एग्जीक्यूटिव ने खुद अपॉइंट किया है या जिनके रिमूवल की पावर एग्जीक्यूटिव के पास होगी। तो वो जजेस किस तरह से इंडिपेंडेंट होकर फैसला कर सकेंगे। मेरे नुक्ता नज़र में जैसे पाकिस्तान में पहले 58(2)(b) के साथ एक लव एंड हेट रिलेशनशिप करते हुए अमेंडमेंट डी अमेंडमेंट करते रहे, वैसे ही इस अमेंडमेंट को भी कुछ अरसे के बाद शायद चेंज कर दिया जाए। और बहुत हद तक मुमकिन है
कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ना बनाया गया तो एक लॉयर मूवमेंट 2.0 हमारे सामने आके खड़ी हो जाए। अब क्या 26 अक्टूबर को जस्टिस याहिया अफरीदी बतौर चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे, या हम देखेंगे कि जुडिशरी मुतहिद होकर इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज करेगी। पाकिस्तान की हिस्ट्री तो हमें यही बताती है कि जब भी कोई ऐसी अमेंडमेंट या जब भी कोई ऐसी चीज़ ताकतवर हलकों की तरफ से लाई गई या नाफिज की गई तो हिस्टोरिकली जुडिशरी उसके अगेंस्ट नहीं जाती। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या डेवलपमेंट होती है। क्या जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हल्फ उठा पाएंगे 26 अक्टूबर को, या इससे पहले एक लॉयर मूवमेंट 2.0 स्टार्ट हो जाएगी जो प्रेशर क्रिएट करेगी हुकूमत पर, जस्टिस साहब पर, कि जस्टिस मंसूर अली शाह को ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट किया जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बटन को प्रेस कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।